नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है कि एसआईपी शुरू करते समय एक छोटी सी गलती और करोड़ों रुपए का नुकसान। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में विस्तार से हम समझेंगे कि वो कौन सी गलती है जो हमें भूल से भी नहीं करना है, नहीं तो हमारा भी नुकसान करोड़ों रुपए का हो सकता है। देखिए, दो मित्र हैं, श्याम और मोहन। दोनों ने सेम फंड में, सेम एएमसी में 5,000 रुपये प्रति मंथ का एसआईपी चलाया और 30 साल के बाद एक को मिलता है, श्याम को 3.5 करोड़ और मोहन को मिलता है 4.5 करोड़ के लगभग में। सोचिए कि श्याम के ऊपर क्या गुजरेगा, श्याम को कैसा लगेगा कि भाई हम दोनों ने अमाउंट सेम जमा किया, सेम समय के लिए, बल्कि सेम फंड में, और 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे झोल कैसे हो गया, उसी को आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, सेम फंड, सेम ड्यूरेशन, सेम फंड मैनेजर, इतना बड़ा फ़र्क आखिर कैसे हो सकता है फ्रेंड्स? तो हो सकता है, देखिए कैसे हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई भी म्यूचुअल फंड का एसआईपी जब आप खरीदते हो तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा होता है रेगुलर ग्रोथ। इन दोनों में क्या फ़र्क है उसको जानने के लिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा। देखिए, डायरेक्ट ग्रोथ वो होता है जो एएमसी और हमारे बीच में यहाँ पे कोई नहीं है। एएमसी ने उस चीज़ को बेचा और मैंने उस चीज़ को लिया, आपने लिया, किसी थर्ड पार्टी ऐप से लिया, तो वो हो गया डायरेक्ट वाला प्लान। उसमें हमेशा लिखा हुआ रहता है कि इसे कोई भी प्लान लेंगे आप, एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ। तो जब भी आप कोई प्लान लें तो इस बात की आप श्योरिटी पहले लें कि वो प्लान डायरेक्ट वाला है कि रेगुलर वाला। यदि वो प्लान डायरेक्ट वाला है तो आपको लेना है, रेगुलर वाले प्लान में आपको नहीं लेना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एएमसी और हमारे बीच में ब्रोकर है। जो म्यूचुअल फंड के एजेंट होते हैं वो एजेंट है, या बैंक भी आजकल आप जाते हो बैंक में म्यूचुअल फंड एसआईपी करने के लिए, तो वहाँ भी वो लोग क्या करते हैं कि रेगुलर वाला प्लान ही आपको चिपकाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छा खासा उनको कमीशन मिल जाता है। ठीक है, 1,000 रुपया आपने म्यूचुअल फंड एएमसी को दिया तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपया का एनएवी मिला। रेगुलर वाले में, डायरेक्ट वाले में भी सेम मिल रहा है, बट फ़र्क क्या है कि रेगुलर वाले प्लान में उस एएमसी को, उस एजेंट को 1% या 1.5% का कमीशन देना होता है। भाई बहुत सा प्लान में 1% है, कहीं कहीं 1.5% भी है, बहुत जगह तो मैंने 2-2.5% तक भी देखा है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको खुद से लेना है। यदि वही एसबीआई का कोई प्लान डायरेक्ट वाले में 16% का रिटर्न अगर देगा तो रेगुलर वाले में 14.5 से 15% का रिटर्न देगा। 1% का डिफरेंस लगभग आपको हर प्लान में मिलेगा। 1% से अधिक मिल सकता है, कम तो नहीं मिलेगा। 1.5 से 2% मोटा मोटी मिलता है, ज़्यादातर जगह मैंने देखा है 1.5 या 2% का फ़र्क रहता है। ठीक है, देखिए अब सवाल यह आता है कि भाई हम खुद से कैसे करें, कहाँ से लें? तो सबसे बेटर आजकल बहुत सारे ऐप चल रहे हैं। ग्रो ऐप है, एंजल वन है, जीरोधा है, एटी मनी है, 5 पैसा है, ये सब बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं बाज़ार में। बट एप्लीकेशन हमें वही यूज करना है जो एप्लीकेशन हमें डायरेक्ट वाला प्लान दे। जो एप्लीकेशन हमें रेगुलर वाला प्लान देते हैं वैसे एप्लीकेशन पर नहीं जाना है। ठीक है, तो उसमें भी जो डायरेक्ट वाले प्लान दे रहे हैं, इसमें भी क्या है कि जो सबसे पॉपुलर होगा, इसमें कस्टमर्स अधिक हैं, हमें वहीं पे जाना चाहिए। ये बात तो समझ में आ रही है आपको? तो नंबर 1 पे अभी ग्रो चल रहा है, नंबर 2 पे एंजल वन, जीरोधा और एटी मनी 5 पैसा, इस तरह से चल रहा है। देखिए आजकल कुछ कुछ ऐप भी आ गए हैं जो आपको रेगुलर वाले प्लान प्रोवाइड कराते हैं। तो हर किसी को हमेशा एक बात दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि आपको जब भी परचेज करना है तो ओनली फॉर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ही परचेज करना है, रेगुलर वाले में आपको नहीं जाना है। देखिए मैं एक उदाहरण दे के समझा रहा हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं कि 5,000 रुपये का किसी ने एसआईपी चलाया, वो 30 साल तक चलाया और रेगुलर वाले प्लान न लेकर के उसने डायरेक्ट वाला प्लान लिया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि 16% का रिटर्न दिया। तो जमा कितना हुआ? 18 लाख रुपया, और इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है 4,33,00,000 रुपया। बट वही उसका फ्रेंड, दूसरा व्यक्ति 5,000 रुपये का सेम एसआईपी चलाया, सेम फंड में, सेम फंड मैनेजर भी उनके हैं और सेम ड्यूरेशन भी चलाया,
बट यहाँ पे रिटर्न जो है वो 15% का दिया। यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको 16% का कैलकुलेशन, और यहाँ कैलकुलेशन करते हैं 15% से, तो यहाँ आता है 3.5 लाख रुपया, और यहाँ आ रहा था लगभग 4.5 करोड़ और 3.5 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ रुपये का फ़र्क है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि वो 1 करोड़ का फ़र्क आपको भविष्य में ना झेलना पड़े, तो आप भी रेगुलर वाले प्लान में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से अभी के अभी स्विच कर लीजिए डायरेक्ट वाले प्लान में, वरना आपके साथ भी यही झोल होने वाला है। 1 करोड़ रुपये का फ़र्क आपको भी लगने वाला है। अब देखिए, यदि मंथली SIP जो है वही 5,000 रुपये का SIP इतने लंबे समय में यदि 20% का रिटर्न दे दे, तो जमा तो सेम होगा 18 लाख रुपया, मैच्योरिटी वैल्यू है 11 करोड़ 68 लाख रुपया। दूसरे में यदि वही 19% का रिटर्न दे सेम प्लान रेगुलर वाले में, तो हो रहा है 9 करोड़ 13 लाख रुपया, और यहाँ पे कितना है 11 करोड़ 68 लाख रुपया। कितना का फ़र्क है वो आप देख लीजिए। यदि आपको भी इस फ़र्क से बचना है तो डायरेक्ट वाले में आ जाइए, नहीं बचना है, आप बैंक से कर रहे हैं, किसी एजेंट से कर रहे हैं, रेगुलर प्लान लिए हुए हैं, तो रहिए वहीं पे। 1 करोड़ का नुकसान करना है तो। अब कुछ कमेंट्स में पूछे गए क्वेश्चन की बात करते हैं, SIP में डायरेक्ट प्लान लूँ या रेगुलर वाले प्लान लूँ, इस पर वीडियो बनाओ। आशा है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। ये वीडियो मैंने बना दिया है आप ही के कहने पे। आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। HDFC रिटायरमेंट फंड 3.5 लाख रुपये लमसम, पराग पारिक ELSS 2.5 लाख, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में 4,000 का SIP। अच्छा पोर्टफोलियो है, बैलेंस पोर्टफोलियो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लंबे समय तक आप बने रहिए, ठीक ठाक वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। SBI एनर्जी फंड के बारे में कुछ बोलिए। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि किसी भी सेक्टोरियल वाले फंड से आपको बचना है। कोई भी ऐसा फंड जो कि एक ही सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करता है, उससे आपको बच के चलना है, क्योंकि ऐसे वाले फंड फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं। सर क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड कैसा है, प्लीज़ रिप्लाई करें। देखिए भाई, ELSS वाले कैटेगरी में सबसे अच्छा फंड तो यही है, क्वांट वाला। बट यहाँ पे सवाल ये है कि ELSS वाला फंड किसको लेना है। कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी हो या इनकम टैक्स में अच्छा खासा ऊपर वाले स्लैब में आते हों जो लोग, उन लोगों को एक बाध्यता होती है कि कुछ पैसा आपको ELSS वाले फंड में जमा करना ही होगा, तो उस केस के लिए ठीक है। बट यदि आप नॉर्मल से इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए स्मॉल कैप मिड कैप वाला प्लान ज़्यादा बेहतर होगा। हेलो सर, मेरे पापा का एज 55 साल हो चुका है, उनको 15,000 तक का SIP करना है, कौन सा करना चाहिए। देखिए, 55 साल के उम्र में यदि आपको SIP करना है तो आपके लिए बैलेंस कैटेगरी का फंड जो है, हाइब्रिड वाला प्लान, सबसे बेटर वही है। क्योंकि इस स्टेज पे आकर के आप रिस्क तो ले नहीं सकते हो। स्मॉल कैप मिड कैप में तो देखिए ऊपर नीचे होता है, और ऐसे आदमी को, इतने एज वाले आदमियों को यदि ऊपर नीचे हो जाए तो फिर उनके दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए लार्ज कैप वाला फंड, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड, डेप्ट वाला फंड, इन सब फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा सा रेट ज़रूर इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन आप सेफेस्ट में रहिएगा। एज 31, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। कुछ चेंज करना हो तो ज़रूर बताइएगा। क्वांट स्मॉल कैप 2000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000, SBI का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000। बहुत ही मस्त पोर्टफोलियो है, इसमें किसी भी तरह चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने की ज़रूरत है। यदि लंबे समय तक आप टिक गए तो अच्छा खासा वेल्थ जनरेट होगा यहाँ से। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।